गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, है ना। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड के। कर लिए थे, फिर भी हम चैप्टर नंबर थर्ड के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के एक एक सवाल कर लेते हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर फोर्थ से आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, देखिए प्रतिस्थापन विधि का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए सॉल्यूशन दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण है आपके। इसमें पहला दिया हुआ है आपका x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका फर्स्ट समीकरण है। सेकंड है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपका सेकंड समीकरण है। ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है बेटा, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से अपन लेकर चलेंगे। अब आपको कौन सा ठीक लग रहा है इन दोनों में? देखिए बेटा, जिसमें चर क्या हो, स्वतंत्र हो। कैसा हो? चर स्वतंत्र हो, चर के साथ में क्या ना हो, कोई गुणांक ना हो, उस समीकरण को लेकर चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। तो आप लेकर चलना किससे? समीकरण फर्स्ट से। आपको जो भी सवाल दिया रहे एग्जाम में, है ना, आप उसको लेकर चलोगे, चाहे तो वो समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड हो, जिसमें चर क्या हो, स्वतंत्र हो, चर के साथ में कोई भी गुणांक ना हो, उसको लेकर चलोगे तो आपको सिंपल पड़ेगा। देखिए बेटा, मैं लेकर चल रहा हूं किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है उसको लिख लेंगे बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। यहां से क्या करेंगे बेटा, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या फिर किसकी वैल्यू निकाल लो, y की। x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं किसकी निकाल रहा हूं बेटा? x की वैल्यू निकालूंगा तो y उधर चला जाएगा, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? y। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे दो? समीकरण नंबर 3। x का मान उठाकर रख देंगे बेटा समीकरण 2 में। देखो बेटा, जिस समीकरण को लेते हैं उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। जिस समीकरण को लेते हैं उसमें मान नहीं रखते हैं। हमने लिया था समीकरण फर्स्ट, इसलिए हमको मान किसमें रखना है? समीकरण सेकंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए बेटा 2, और x की जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा मैं 5 माइनस वाई। ओके बेटा, नेक्स्ट 3y इक्वल 4। चलिए गुणा कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूनी 10 माइनस का 2y। इधर आ जाइए, ये 3y ऐसा कैसा, 3y ऐसा कैसा। चलिए 2y और 3y मिलकर कितना हो गया बेटा? 5y माइनस की 5y बराबर, ये 4 अपनी जगह पर है, 10 बेटा उधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, 5y बराबर कितना बचेगा बेटा? माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू निकालोगे आपकी क्या आएगी बेटा? 6/5। ये आ गई y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आप इन तीनों समीकरण में से किसी में भी रख सकते हो, आपका आंसर सही ही आएगा। लेकिन आप किस में रखना बेटा? समीकरण नंबर थर्ड में। इसमें रखने से आपको सिंपल पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। ये है x बराबर क्या था बेटा? x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 और माइनस वाई की जगह पे रख दिया मैंने बेटा 6/5। ठीक है, देखिए ये डायरेक्टली सॉल्व करना बता देता हूं आपको। 5 25, 25 माइनस 6 बटे में कितना बेटा? 5। 25 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? कितने बचेंगे? 19। ठीक है, तो ये 19/5, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, x की भी आ गई, y की भी आ गई। ठीक है, अतः समीकरणों अतः समीकरणों के हल क्या होंगे बेटा? x बराबर क्या? x बराबर 19/5 और y बराबर कितना होगा बेटा? 6/5। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इनको भी चाहो तो आप बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है।
आंसर। आया समझ में? चलिए एक विलोपन का और कर लेते हैं। ये प्रतिस्थापन का हो गया बेटा, इसको रब कर दें। चलिए रब कर दो बेटा इसको। चलिए एक विलोपन का और करा देता हूं बेटा। देखिए बेटा विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में बेटा सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये जो अपन ने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के जो सवाल करे हैं बेटा, इन ये क्या है, हर बार का ही है। 110% एक या तो प्रतिस्थापन का सवाल आएगा आपके पास या फिर विलोपन का सवाल आएगा। ठीक है ना बेटा? 110% आने वाला सवाल है ना? 3 चैप्टर को अगर आपको सिर्फ एमपी बोर्ड को टारगेट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ विलोपन और प्रतिस्थापन सीख लेना है। आपके 3 नंबर पक्के, ठीक है? 4 नंबर पक्के, 3 में नहीं 4 में आता है ना बेटा? ठीक है। चलिए दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, बिल्कुल बेटा ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। दिए गए रैखिक समीकरण, जो समीकरण दिए हैं उनको लिख लोगे आप। देखिए ये दिया हुआ है इसमें 3x प्लस बाय इक्वल 10। नेक्स्ट दिया है 2x प्लस 2y इक्वल 12, ये दिया हुआ। ठीक है बेटा, इसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे समीकरण सेकेंड। देखिए बेटा ये थोड़ा सा और भी चेंज हो सकता है, ये वाला समीकरण हम थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस समीकरण को आप पूरे को देखो तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इसमें मैं 2 का भाग दे सकता हूं। देखिए जरा x प्लस बाय बराबर 6, ये बन जाएगा आपका x प्लस बाय बराबर। ठीक है, ये आपके लिए और भी सिंपल पड़ गया, पड़ गया। चल अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब ये होता है बेटा, इन दोनों समीकरण को लेकर चलेंगे हम और दोनों में से किसी एक समीकरण में से एक चर को विलुप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने का मतलब होता है, यानी कि विलोपित करना। विलोपित करना मतलब एक को खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। चलिए तो आप x को समाप्त करना चाहते हो कि y को? किसको? y को, y को समाप्त करना चाहते हो? देखिए बेटा आप समीकरण को ध्यान से देखो, अगर आप y को समाप्त करोगे तो इधर भी y है और इधर भी y है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दो तो ये सिंपली आपका खत्म हो जाएगा y। और अगर आप x को खत्म करना चाहते हो तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3x है तो यहाँ पर भी अपन को 3x चाहिए, तो हमको इसमें करना पड़ेगा 3 का गुणा। और फर्स्ट में तो कुछ चेंज नहीं करना, फर्स्ट में करना पड़ेगा 1 का गुणा। यहाँ पे अपन क्या है, अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन सिंपली अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे बाय स्वतंत्र है, यहाँ पे भी बाय स्वतंत्र है, यानी कि इनके साथ में कोई गुणांक नहीं है, तो क्यों ना अपन बाय को ही खत्म कर दो। चलिए तो बाय को खत्म करेंगे बेटा, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से सॉरी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए बेटा घटा देंगे, ये 3x प्लस वाई इक्वल 10, घटाना इसको है x प्लस वाई इक्वल 6। ठीक है बेटा, घटा रहे हैं तो दोनों तरफ माइनस का साइन, ये निपट गया। 3x में से 2x, 3x में से 1x चला गया, कितना बचा बेटा? 2x बचा। ठीक है, इधर 10 में 6 गए, कितने बचे बेटा? 4 बचे। x की वैल्यू निकालोगे बेटा, 4 के बटे में क्या आ जाएगा? 2, 2 दूनी 4। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी? 2। समझ में आया? अब x का मान उठाकर किसी में भी रख दो। ठीक है, आप रखना समीकरण सेकंड में, क्योंकि सेकंड कैसा है? सिंपल है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख दो बेटा।
देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पर रख दीजिए 2 प्लस का y इक्वल 6। ठीक है, देखिए जरा, अब ये 2 है, ये उधर चले जाएंगे तो 6 माइनस 2 कितना जाएगा, y इक्वल कितना जाएगा बेटा 4। ठीक है, अतः आपके हल क्या हुए, अतः समीकरणों के हल क्या हुए बेटा, अतः समीकरणों के हल क्या हुए बेटा, x बराबर आपका आया कितना 2 और y बराबर कितना आया 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया अच्छे से। देखिए जरा, इसका क्या मतलब है कि कभी कभी बोलते हैं इस समीकरण को लो, कभी बोलते हैं उस समीकरण को लो। देखिए बेटा, समीकरण कोई सा भी लो, आंसर आपका सही ही आना है, आंसर सही भी आना है, सही ही आना है। क्या है देखिए जरा, ये वाला क्यों ले रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, आपको समझना। देखिए बेटा, समीकरण अगर इसमें अगर आप बाय को विलुप्त नहीं करते, इसमें अगर आप बाय को विलुप्त नहीं करते तो फिर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है ये। फिर आपको क्या करना पड़ता, x को खत्म करने के लिए इधर 3 है तो इधर भी 3 बनाना पड़ता तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ता और इसमें 1 का, इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है अपन को, और उसमें कितने का गुणा करना पड़ता 1। इसके बाद में ये खत्म होता। आ रही बात समझ में। लेकिन जब हमको दिख ही रहा है सिंपली कि जब बाय और बाय दोनों जगह स्वतंत्र हैं, बाय में से बाय चला जाएगा 0 आ जाएगा, यानी खत्म हो गया। समझ में आ रही बात। तो ऐसा करेंगे अपन हर एक सवाल में, चाहे आपको विलोपन विधि का कोई सा भी सवाल दे दे, आप उसको ठीक से देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये दिया था अपना, ठीक है, अब इसमें अपन ने x का मान निकाल दिया। अब x का मान समीकरण 2 में क्यों रखा, देखिए बेटा 2 में रखेंगे तो सिंपली आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इधर ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं दोनों। कैसे हैं, स्वतंत्र, ना कोई गुणा भाग ना कोई कुछ नहीं करना ज्यादा। लेकिन यहाँ करोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद में उधर भेजना पड़ेगा, इसके बाद में आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। चलिए, ऐसे ही आप तरीके से एग्जाम में करोगे, है ना, बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर, जल्दबाजी नहीं करोगे बेटा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। इसको साफ कर दें बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए साफ कर दो, आशीष तुम कर दो बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा अपन द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण नाम से क्लियर हो गया, जिनकी घात कितनी रहेगी बेटा, 2 रहेगी। एग्जाम में आने वाली सवाल करेंगे बेटा, इतना टाइम है नहीं अपने पास कि एक्स्ट्रा सवाल करें। देखिए क्वेश्चन दिया अपने पास, फर्स्ट द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मोस्ट सवाल है, ठीक है, इस बार के लिए मोस्ट सवाल है। देखिए जरा, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना अपन को। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। देखिए बेटा क्या है, देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, यही है। देखिए इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट। क्या दे दो, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट की तुलना इसकी अपन व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे बेटा। किससे, व्यापक समीकरण। समीकरण फर्स्ट की तुलना
व्यापक समीकरण, जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है वो डायरेक्टली आपसे ओटी में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपको क्वेश्चंस मैंने बताए भी हैं बेटा, है ना, तो देख लेना। व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा? समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा? बताइए, कौन बताएगा व्यापक समीकरण? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है बेटा। यहाँ पे तुलना करोगे आप, जब तुलना करोगे तो a बराबर आपके लिए क्या मिल जाएगा बेटा? देखिए a की जगह पर क्या है, इसका गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का 2, ठीक है। b की जगह पर क्या है बेटा? -3। c की जगह पर क्या है बेटा? 5। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? चलिए, अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा? विविधकर। क्या निकालते हैं? विविधकर। यानी देखिए विविधकर निकालते हैं, b वर्ग माइनस 4ac। देखिए इसलिए विविधकर क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। चलिए इसमें मान रख देंगे बेटा, वैल्यू पुट कर दो इसमें। बी स्क्वायर की जगह क्या रखूं बेटा? 3 का स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कैसा? ए की जगह क्या रखें बेटा? 2 रखें। सी की जगह क्या रखें बेटा? 5। चलिए क्या आया? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। स्क्वायर होना यानी कि देखिए बेटा, कोई सा भी माइनस वाला नंबर स्क्वायर में है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। माइनस में मत लगा देना आप, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। क्या होता है? 2 बार। जब माइनस माइनस टकराएगा तो क्या आएगा? प्लस, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। जब दो बुरे इंसानों की लड़ाई होती है तो वो सुधर जाते हैं ना। चलिए 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 8 पंज 40, कितना आया? 40। माइनस का कितना बेटा? 40, ठीक है। कितना बचा बेटा? 31, माइनस का 31। अब एक बात बताइए आप, माइनस का 31 आया, क्योंकि विविधकर क्या है आपका? ऋणात्मक है। क्या है? क्योंकि देखिए, क्योंकि आपका डी क्या? डी कैसा है बेटा? छोटा है, यानी डी से बड़ा क्या है? 0। डी से बड़ा क्या है? 0। यानी विविधकर कैसा है? ऋणात्मक है आपका। कैसा है? ब्रैकेट में लिख देंगे, विविधकर क्या है बेटा? ऋणात्मक। विविधकर, अरे यार विविधकर सही लिखा था, विविधकर ऋणात्मक है आपका। कैसा है बेटा? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो डी से बड़ा होगा क्या? 0, ठीक है। देखिए जरा, अब ये डी से बड़ा है 0, ये तो बेटा क्या हुआ? काल्पनिक मूल हुए इसके। कैसे मूल हुए? काल्पनिक मूल। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिखोगे? अतः समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि ये काल्पनिक मूल है। कैसे है? काल्पनिक, ठीक है। यानी कि ये अस्तित्व में नहीं है। किसमें नहीं है बेटा? अस्तित्व में नहीं है। यानी कि इनकी मूलों की कोई भी मूल, इसमें कोई भी मूल इसके रियल मूल नहीं निकलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? रियल मूल नहीं निकलेंगे इसके, ठीक है, ठीक है। अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है बेटा, अस्तित्व नहीं है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? ओके, इस बार कौन करेगा साहब? मानसी, करो बेटा। क्या? जल्दी कर दो बेटा साहब, टाइम नहीं है अपने पास। बस आ जाओ बेटा। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करोगे। इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको डायरेक्ट करा दें, फटाफट करा दें। देखो बेटा,
जब इस समीकरण की तुलना करोगे, आप व्यापक समीकरण से करोगे, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, आप अच्छे से करना घर पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी 1, है ना, बी की वैल्यू आएगी 1 और सी की वैल्यू आएगी -, ठीक है बेटा। ये आई विविधकर जब निकालोगे आप इसका, डी बराबर विविधकर निकालोगे आप इसका, है ना, तो क्या आएगा, बी वर्ग -4ac, यही आएगा। चल तो देखिए जरा, डी बराबर, है ना, डी बराबर, या फिर डायरेक्ट ही निकाल देता हूं मैं, ठीक है। बी की जगह पे क्या, 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या 2, इसकी जगह पे -6, कितना -6, ठीक है ना। डायरेक्ट गुणा कर देंगे बेटा, एक ऐसा कैसा, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए बेटा, जब दो बुरे बुरे इंसान लड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो माइनस प्लस को किस तरीके से समझाया हमने, लड़ाई की तरह। गुणा का मतलब क्या होता है, वो छोटी क्लास वाली बात होगी, चलो बाद में समझाएंगे किसी दिन। चलिए ठीक है, कितना आएगा बेटा प्लस का, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 49, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 49, जो कि बड़ा है किससे बेटा, देखिए इधर लिख देंगे, चूंकि डी कैसा है, बड़ा है किससे, 0 से। जब डी बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। समझ में आया, ये डायरेक्टली करवा दिया है आपको सॉल्व, है ना, बाकी आप लोग देख लेना इसको अच्छे से, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तरीके से, वैसे ही आप लोग इसको करोगे, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। चल अब इसको कौन साफ करेगा, रोशनी करो जल्दी से, जल्दी करो बेटा फटाफट। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं बेटा आपके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं आ पाएगा, चलो मैं करा देता हूं। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा अपन को, हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 2019 में आया था आपका, कब आया था बेटा, 2019 में, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूं इसको, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है अपना, दो ऐसे क्रमागत, यानी कि क्रम के अनुसार क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा, ठीक से दिखाई तो दे रहा है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना, जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा, वर्गों का योग 290 है। राइटिंग का इश्यू तो नहीं किसी को, 290। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना बेटा। आंसर करने से पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए जरा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, विषम और कैसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 290, ठीक है बेटा। चलिए देखिए बेटा, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। विषम की बात कर रहे हैं, माना कि देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए बेटा x और x प्लस 1, x और x प्लस 1 है,
एक्स और एक्स प्लस 1 है। आई बात समझ में? एक्स और एक्स प्लस 1। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है क्रम से आने वाला। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। समझ में आया? चलिए, पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1 होगा। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? जिनके वर्गों का योग क्या है? 290। प्रश्न अनुसार लिख देंगे बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? जिनके वर्गों का योग 290 है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे। पहले चलिए एक्स का वर्ग करेंगे, प्लस फिर किसका करेंगे बेटा? एक्स प्लस 1 का वर्ग करेंगे, और इनका जोड़ने पर क्या आएगा? योग का मतलब होता है जोड़ना, 290 आएगा जोड़ने पर। यही बोला है क्वेश्चन में। चलिए, तो एक्स का स्क्वायर एक्स ही, इसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर से कर देंगे सॉल्व। चलिए, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2ab तो 2x हो जाएगा, और एक का तो 2x एकम 2x, ठीक है, ये 2x ऐसा, ये 290। चलिए इधर आ जाइए, x और x ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कैसा। अब क्या हो जाएगा देखिए जरा, एक 290 इधर ले आओ, इसको क्या करो? 290 को इधर ले आओ, कितना बचेगा बेटा? क्या था आपका? देखो बेटा, कुछ गलत तो नहीं हो गया? यहां तक देखना जरा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या बेटा? क्या दिया है? x प्लस 2 था। देखिए बेटा, x प्लस 2 इसलिए था, देखिए बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे आपकी। देखो, पहला x रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? x प्लस 2 रहेगा। क्यों रहेगा x प्लस 2? देखिए, विषम पूर्णांक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? विषम पूर्णांक। वही है, जल्दबाजी में हो जाती है गलती। देखिए जरा, दो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चल रही है। पहला हमने x माना, x की जगह पे क्या मानकर चले? x की जगह विषम पूर्णांक मतलब मान लिया हमने 3। क्या मान लिया? 3। अगला विषम पूर्णांक क्या आएगा? 5 आएगा, तो 3 में 2 जोड़ने पर ही तो आएगा। मान लीजिए x की जगह पर क्या है? 5 है। क्या है? 5 है, तो अगला विषम पूर्णांक कब आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? तो 5 में 2 जोड़ने पर ही तो 7 आएगा। जल्दबाजी में गलत हो गया बेटा, है ना? x प्लस कितना आएगा? 2 आएगा। पहला x मानोगे तो दूसरा क्या आएगा? x प्लस 2। समझ में आया? चलिए, इसको x प्लस 2 लिख लेंगे बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, थोड़ा ध्यान में रखा करो, और कुछ गलत हो रहा हो ना तो आप तुरंत बोल दिया करो, है ना, फालतू टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए अपना। वैसे तो अपन जल्दबाजी में कर रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ठीक है। अब इसका करेंगे अपन, एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और देखिए 2ab, तो दो दूनी 4, 2ab है, 2ab ए की जगह पर x है, b की जगह में 2 है, और फॉर्मूले का 2, तो दो दूनी 4, कितना x हो जाएगा? 4x। समझ में आया? चलिए, ये जोड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा? 4x, और ये 290, 4 को इधर 290 को इधर ले आओ, या 4 को उधर पहुंचा दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 290 को इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? 290 को इधर ले आएंगे। चलो 290 को इधर ले आते हैं अपन। ये 4 तो अपनी जगह पर ही है, 290 इधर आ गए, तो कैसे हो गए? माइनस के बराबर। चलिए, 2x स्क्वायर ऐसा कैसा, 4x भी ऐसा कैसा, ये घटा दो, कितना बचेगा? 296, सॉरी 286, कितना बचेगा? 286, 286 बराबर 0। बेटा देखो, सब देखो, लास्ट डिजिट से सबके से आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो आपके क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2x, इसका आधा कर दो सीधा। कितना कर दो? आधा कर दो। आधा करोगे तो 143 आएगा। कितना आएगा बेटा? 143। समझ में आया? 2 से डिवाइड करने का मतलब सीधा सीधा क्या कर देना? आधा कर देना होता है। क्या होता है बेटा? आधा कर देना होता है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते, गुणनखंड तो इसके हो नहीं सकते। हम क्या करेंगे? गुणनखंड नहीं हो सकते तो इसको सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे। किससे? सूत्र विधि से, ठीक है ना बेटा। देखिए, ये आपका पहले एक बार आ भी गया है एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि आपका द्विघात सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो? तो वो है श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। देखिए वो क्या होता है, ये होता है बेटा x बराबर, सॉल्व करें इसको, जो कि एक द्विघात समीकरण, इधर लिख देंगे जो कि एक द्विघात समीकरण है, जो कि एक
द्विघात समीकरण है, जो कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए देखिए जरा आगे देखेंगे, जो कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए x बराबर द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी वर्ग माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है आपका द्विघात सूत्र। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, है ना, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर माइनस बी की जगह क्या आएगा, देखिए जरा 2, कितना आएगा, माइनस का 2, ये आ गया। ये प्लस माइनस ऐसा कैसा, अंडर रूट बी वर्ग माइनस 4ac, बी वर्ग की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, डायरेक्ट लिख दिया बेटा, माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है माइनस का 143, यही है। चलिए और अपन में क्या आएगा 2, और ए की वैल्यू कितनी है, इधर आ जाइए, इधर कर लेते हैं इसको। देखिए माइनस का 2 ऐसा कैसा, प्लस माइनस भी ऐसा कैसा, देखिए जरा अब इसको, 4 एकम 4, 4 का इसमें गुणा करा दो, 4 एकम 4। अब माइनस माइनस की टकराएंगे, आंसर किस काय का आएगा, प्लस का, काय का आएगा बेटा, प्लस का। ये 4 ऐसा कैसा, प्लस, ठीक है, 4 का गुणा करा दो, 4 3 12 की 2, हाथ लाई 1, 4 चौके 16, 16 और 1 17, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 और 1 572, और बट्टे में कितना 2। चलिए देखिए माइनस का 2 ऐसा कैसा, प्लस माइनस ये जुड़ जाएंगे, 576 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 576, ये लिखिए 576। ये काय का स्क्वायर होता है 576, काय का स्क्वायर होता है 576, 24 का, काय का 24 का। ये माइनस का 2 ऐसा कैसे, प्लस माइनस ये इधर लिख देंगे कितना 24 बटे में 2। ठीक है बेटा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और एक बार कौन सा चिन्ह लेंगे बेटा, प्लस चिन्ह लेंगे। एक बार माइनस चिन्ह लोगे, एक बार प्लस चिन्ह लोगे। देखिए जरा, अगर आप एक बार माइनस चिन्ह लोगे यहाँ पर, तो माइनस का 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। देखिए इधर ऐसा लाइन खींच देना, इधर लिखना धन चिन्ह लेने पर, क्या लिखोगे, धन चिन्ह लेने पर, और इधर लिखना ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लिखोगे, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन और ऋण दोनों चिन्ह लेंगे अपन। देखिए जरा, एक में लेंगे अपन x बराबर माइनस का 2, और ये इधर माइनस का लेंगे पहले, माइनस का, तो माइनस का कितना 24 बटे में कितना 2, तो जुड़ के कितना आ जाएगा बेटा, 24 और 2 26, 26 बटा 2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बेटा, 26 बटा 2 13 आएगा, कितना आएगा 13, माइनस का 13। ठीक है, इधर आप लोग ऋण चिन्ह क्या लोगे, इधर प्लस लेना था ना यार बेटा, गलती हो गई, इधर क्या ले रहे थे अपन, प्लस ले रहे थे, क्या ले रहे थे, प्लस, तो माइनस की जगह क्या प्लस लिया अपन ने, तो ये घट जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 22, कितना बचेगा 22 में जब भाग दोगे आप, प्लस का 22 आएगा, प्लस जब भाग दोगे 22 में तो कितना आएगा 11। इधर आप लोगे ऋण चिन्ह, क्या लोगे ऋण चिन्ह, तो माइनस का 2 और माइनस का 24 बटे में 2, तो इधर आ जाएगा आपका कितना 13। डायरेक्ट ही कर दें क्या, डायरेक्ट लिख दें, इधर आएगा माइनस का 13। ठीक है, तो आपका आया एक x बराबर 11 और एक आया x बराबर माइनस 13। इतना समझ में आया क्या आपको, आगे बेटा देखिए, परंतु x एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक जो होंगे माइनस चिन्ह नहीं, 11 और 13 क्या होंगे, 11 और 13 लिख देंगे लास्ट में। देखिए जरा, दोनों धनात्मक पूर्णांक का बोला है उसने, किसका बोला है, धनात्मक पूर्णांक का बोला है, इसलिए माइनस का उसमें नहीं होगा। ठीक है, इसलिए देखिए इधर लिख देंगे, परंतु x एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बेटा x बराबर क्या होगा 11, क्या होगा, इसलिए ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, इसलिए ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला, है ना, इसलिए x बराबर क्या 11, x बराबर 11। अतः दो धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः दो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे बेटा, पहला तुमने माना था x माना था यानी कि 11, दूसरा माना था तुमने क्या x प्लस 2,
यानी कि 11 प्लस 2 यानी कि 13 आंसर होंगे, ऐसा लिख देना होंगे। ठीक है, ये हो गया। क्या समझ में आ गया बेटा? एक बार और समझा दूं, चलिए एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में कर लिया अपन ने, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए जरा, उनने बोला कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों की बात चल रही है बेटा। विषम का मतलब विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं देख लीजिए आप। पहली संख्या में दो जोड़ने पर दूसरा विषम नंबर मिलता है अपन को, दूसरी विषम संख्या मिलती है। जैसे कि पहला अपन ने विषम संख्या देखा, तो पहला क्या है, एक है, ऐसे मानकर चलते हैं। क्या है, एक है। तो एक में दो जोड़ेंगे जब, तो आपका क्या मिलेगा, दो। तीन, दूसरी विषम संख्या कब आएगी, तीन। एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, और नौ के बाद 11, यानी कि प्रत्येक अगली संख्या दो जोड़ने पर मिल रही है। तो हमने मान लिया, माना कि पहला जो, माना कि दो क्रमागत जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और दूसरा क्या है, x प्लस 2 है, क्योंकि दो जोड़ने पर ही तो आ रही है अगला, इसलिए ये माना। ठीक है, अब उन्होंने बोला था प्रश्न अनुसार वर्ग करने के बाद में आपका आंसर आएगा। ठीक है, वर्ग करने के बाद आपका 290 आएगा, तो अपन ने वर्ग कर दिया, वो 290 आ गए अपने। ठीक है बेटा, इसके बाद में सिंपल सा सॉल्यूशन करते गए और ये आंसर। ठीक है, माइनस वाला मान लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला है, उसने क्या बोला है बेटा, अगर वो विषम पूर्णांक बोलता तो फिर अपन ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेते, और आपकी संख्या क्या होती, माइनस का 13, और 13 में फिर दो जोड़ने पर कौन सा मिलता, 15। माइनस का 13 और माइनस का 15, आ गई बात समझ में? चलिए इसको साफ कर दें बेटा, चलिए साफ करो अनामिका, जल्दी करो बेटा फटाफट। ठीक है, इसके बाद करेंगे अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। ठीक है, ये तीन सवाल आप अच्छे से कर लेना इसमें, ठीक है ना। और भी है सवाल तो इसमें, एक ये है, देखो बेटा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। इस टाइप के सवाल भी आप लोग देख लें। ठीक है, टाइम रहे तो आप ये वाले सवाल देख लेना। ओके, एक बात बताइए, द्विघात समीकरण बता दोगे आप? आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। है तो सिंपल ही, ये देख लीजिए, ये हमने आपको दिया था इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं आपको आएगा कि नहीं आ रहा। x माइनस थ्री, इसको कर दोगे? आपसे पूछा जाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ उसको सॉल्व। देखो बेटा, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। आइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से डायरेक्टली लगा दूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, 2ab यानी कि 2x अकेला हो जाएगा, क्योंकि 2x एक 2x। आइए जरा, दो का गुणा कर दो, 2x, दो तीन 6। देखिए जरा, ये 2x से 2x मैंने यही निपटा दिया बेटा। ठीक है, गए, ये एक उधर पहुंचा दो, क्या कर दो, ये एक उधर पहुंचा देते हैं अपन, या इधर ले आते हैं, x प्लस वन, ये इधर आ गया, कितना हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है, जो कि एक द्विघात समीकरण। कितना सिंपल था, द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अब करते हैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। ठीक है, आप लोग देख लेना द्विघात समीकरण सॉल्व करके, है ना। चलिए नेक्स्ट करें बेटा, हम ही कर देते हैं सॉल्व वो साफ अब। चलिए देखिए बेटा, सीधा आएंगे समांतर श्रेणी पर। किस पर आएंगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ध्यान रखा करो, कुछ गलत हो जाए करे आप तुरंत बता दिया करो, क्योंकि अपन फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें हो जाता है ना। कॉल आ रहा है, आने दीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस बार के लिए, देख लीजिए जरा। इसमें आपको एपी दी है, और आपको इसमें सार्वंतर पद ज्ञात करना है, और क्या करना है बेटा, प्रथम पद और सार्वंतर पद ज्ञात करना है। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूं बेटा। दी गई एपी, क्या लिख रहा हूं, दी गई एपी। देखिए, दी गई एपी क्या है अपने पास, दी गई एपी। ठीक है,
सार्वंतर पद निकालना है इसमें, और क्या करना है बेटा आपको, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर पद निकालना है। ठीक है, इधर लिख देता हूं प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर पद बराबर ज्ञात करने हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया। चलो, तो एपी क्या दी है अपने पास, एपी दी है -5 -1 3,7 डॉट 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 डॉट। ये इसमें अपन को प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है बेटा, सार्वंतर पद निकालना है। ठीक है, सार्वंतर का मतलब होता है जो अंतर सभी में समान है वो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, ये थी अपने पास प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है अपन को -5। पहला पद क्या है, 5 है। सार्वंतर पद डी बराबर, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, सार्वंतर पद डी बराबर लेते हैं, डी फॉर डिफरेंस है ना। किस कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1। इधर लिख देता हूं मैं जरा आपको, a2 माइनस a1, या फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। अरे लिख ही देते हैं, पहला सवाल है a2 माइनस a1। आइए जरा, यानी कि माइनस का 1 माइनस 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 का 5। गलती मत कर देना, यहाँ पे सिंपल तो सवाल दिख रहा है लेकिन गलती कर दोगे आप इसमें। ठीक है, देखिए जरा, एक माइनस किसके लिए, घटाने के लिए, और माइनस की ऑलरेडी वो संख्या थी, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस का 1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, तो क्या आएगा 4। सार्वंतर पद क्या आएगा, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपन जल्दबाजी में सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास नहीं है टाइम। आपके पास एग्जाम में बहुत सारा टाइम रहेगा, है ना, बहुत टाइम है, बहुत सारा तो नहीं कह सकते बट सफिशिएंट है ना। जितने क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आराम से करना, वहां पर जल्दबाजी में मत करना। नहीं आप लोग बोलो सर ने जल्दबाजी में करे थे, हम भी जल्दबाजी में करेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रश्न एपी दी है आपकी, समांतर श्रेणी है। इसमें देखिए 3 8 13 और 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। -78 तो नहीं दिया, 78 ही दिया। कौन सा पद 78 है, ये बताना है। ये समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बेटा। ये समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 78 है। अरे समझ, ऐसी ये श्रेणी आगे आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो अपन को बताना है कि किस पद पर आकर 78 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। दी गई समांतर श्रेणी, क्या लिखोगे, दी गई समांतर श्रेणी, सेम टू सेम ऐसे लिखोगे, दी गई समांतर श्रेणी, या फिर एपी कुछ भी कह दो। दी गई समांतर श्रेणी, जो श्रेणी दी है उसको लिख लो, क्या दी है, 3 8 13 18 और डॉट 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 आगे तक। ठीक है, चलिए डॉट 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 78 दिया है, क्या है ना, डॉट 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 78, लास्ट वाला पद है आपका क्या, 78। ठीक है, लिखो या मत लिखो, क्या है, कौन सा पद 78 है, एन का कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 पर जाके 78वां कौन सा पद है ये बोला है। तो आप बोल भी सकते हो कि एन का पद क्या है, 78 है। चलिए देखिए जरा, लिखेंगे यहां पर अपन, यहां डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, यहाँ a बराबर 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस। देखिए आप लोग भी समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। d बराबर क्या निकलेगा बेटा, 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। ठीक है, और an की वैल्यू आपके पास दिख गई, यहाँ पर क्या है 78। ठीक है, n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़कर यही समझना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना यही है कि आंसर क्या आना है। ठीक है, क्या देना है। चलिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, चूंकि
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसलिए एनवें पद के फॉर्मूले चल रहे हैं अपन। चलिए ए एन का मान कितना है 78 है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान कितना है बेटा निकालना है। ओके, डी का मान 5 है। चलिए कर लेंगे बेटा। देखिए 3 को इधर भेजा दें, मैंने 3 को अभी इधर भेजा दिया, कितने बचे 78 माइनस 3। 5 का गुणा भी करा दिया कि नहीं कराऊं, गुणा नहीं कराता, चलो लो अलग तरीके से करा रहा हूँ। ये ऐसा कैसा, अभी तक जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से नहीं कर रहे। कितना बचा 75 n माइनस 1 5। मुझे n माइनस 1 का मान निकालना है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n माइनस 1 का मान निकालना है मुझे, तो 75 के बटे में जाएगा 5, डिवाइड कर दो n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, ये कितना जाएगा 15 5 75 होता है कि नहीं होता, 15 5 75, यानी कि 5 एकम 5, कितना बचा 2 पचम 25, काट दिया। अब एक को उधर भेजा दो, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। अतः श्रेणी का 16वां पद कितना होगा बेटा 78 होगा। अतः श्रेणी का 16वां पद कितना होगा बेटा 78 होगा आंसर। किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताइए, किसको नहीं आया समझ में। आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे मल्टीप्लाई, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया बेटा। देखिए 5 का गुणा करते 5n हो जाता, ये इसमें करते माइनस का 5 हो जाता, फिर 5 को इधर भेजाते तो प्लस का हो जाता 80, कितना हो जाता, इधर भेजाते तो कैसे हो जाता 5 इधर भेजाते अपन तो कितना हो जाता 80, 80 बराबर 5n होता आपका। ठीक है, और n की वैल्यू निकालते तो 80 बटे में क्या आ जाता 5। ठीक है, 16 पंजे 80, ये आ गया 16। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते। समझ में आ गया। चलिए बेटा इसको साफ कर दो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, कोई भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जल्दबाजी तो नहीं हो रही ज्यादा, क्यों बेटा सवाल समझ में आ रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोग करोगे, ये करोगे आप, ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। देखिए समांतर श्रेणी दी है आपको, समांतर श्रेणी दी है और आपको बताना है कि कौन सा पद -81 होगा। चलिए देख लीजिए एपी, ये एपी दी है आपके पास, क्या है एपी 21 है 18 है और 15 है, डॉट 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 का कौन सा पद -81 होगा ये। ठीक है, डायरेक्टली करा रहा हूं, आप लोग देख लेना। ठीक है, करा देता हूं कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर क्या है 21 है, डी का मान निकालोगे 18 में से 21 घटाओगे, 18 में से 21 घटाओगे तो 18 में से 21 जाएंगे क्या, माइनस का आएगा आंसर, क्या आएगा डी का मान आएगा, डिफरेंस आएगा आपका -3। ठीक है, ए एन का मान कितना आएगा बेटा -81 दिया ही है, और यहाँ पे भी अपन को एन फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए का साइन लगाकर आप सीधा लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, से इससे लेंगे अपन, चलो फॉर्मूले में रख देंगे। ए एन का मान कितना है -81 है, चलिए ए का मान कितना है 21 है, प्लस डी एन का मान कितना है पता नहीं है, ये तो निकालना है, डी का मान कितना है -3 है। ओके, चलिए 21 इधर भेजाऊंगा बेटा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 21 और 81 और 21 कितने हो जाएंगे 102, कितना हो जाएगा -102, डायरेक्ट कर दिया बेटा, है ना। देखिए जरा ये n-1 ये 3, ये n-1 का मान निकालूंगा बेटा, n-1 का मान निकालूंगा तो माइनस के 102 के बटे में क्या पहुंचेगा -3, माइनस माइनस कट गया, 3 से काटो 3 तिरका 9, 3 3 9, एक इसके आगे आ गया 3 चौके 12, n-1 बराबर कितना आया बेटा, कितना आया था 34 34, ये एक उधर जाएगा कितना हो जाएगा 35, डायरेक्ट कर दिया। अतः श्रेणी का 35वां पद कितना होगा बेटा -81 होगा। समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको वापस से साफ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर दो बेटा जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जल्दी से देखिए, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या आप लोगों को आ जाएगा, आ जाएगा क्या बेटा, आएगा, कराएं या नहीं कराएं,
ये क्वेश्चन आ पाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? आ जाएगा, आ जाएगा या करा दें, जल्दी बोलो। समांतर श्रेणी दी है जिसका तीसरा पद 4 है और नौवां पद 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? करा दें। ये ज्यादा सिंपल था, ऊपर वाला तो थोड़ा ठीक ही था, ये और ज्यादा सिंपल। चलो करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा क्वेश्चन लिख दें तो पहले बेटा, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है? यदि किसी एपी के, क्वेश्चन बोलना बेटा, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना? कौन सा पद शून्य होगा? शून्य यानी कि 0 होगा। ठीक है, चलिए फाइंड करना है, निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन में जैसा बता रहा है वैसे ही करना है बेटा। देखिए जरा, दिया है, क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया भैया? उसने खुद ने बोला है कि एपी के तीसरे और नौवें पद दिए, तीसरे और नौवें पद। तीसरे पद को क्या लिखोगे? a+2d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। आपको जब अपन ने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे उसमें भी बताया था कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। प्रथम पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, पांचवा पद a+4d, बताया था। डॉट 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 ऐसे आगे चलता है। a+2d बराबर क्या दिया है बेटा? 4 दिया है, समीकरण फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है? नौवा पद, तो a+8d बराबर कितना दिया है? -8 दिया है। ये समीकरण कौन सा हो गया बेटा? सेकंड हो गया। ठीक है, समीकरण सेकंड। सिंपल, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, डी का मान निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी का मान। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दो बेटा। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, इसको अपन विलोपन प्रतिस्थापन किसी से भी कर सकते हैं। विलोपन से करने में सिंपल दिख रहा है, इस वजह से अपन किससे कर रहे हैं? विलोपन से। चलिए, a+8d बराबर -8, इधर देख लीजिए, a+2d बराबर कितना? 4, 4 है। देखिए, माइनस 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 घटाने के लिए था, इसलिए माइनस माइनस माइनस, ए से 1 कट गया। 8d में से 2d गई तो कितनी बची बेटा? 6d। 6d बराबर, ये माइनस माइनस का जोड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 12। d का मान निकालोगे माइनस के 12 बटे में 6, 6 दूनी 12, d का मान आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा? -2। ये आ गया बेटा, d का मान आ गया। a का मान और निकालो, अभी तो a का मान चाहिए। d का मान उठाकर दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। d का मान रख रहा हूं मैं समीकरण फर्स्ट में, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, किसमें रखने पर बेटा? समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ये है a+2d यानी कि 2 × 2। ठीक है, बराबर कितना आएगा बेटा? 4। 2 दूनी 4। a प्लस, देखिए प्लस की जगह कितना? प्लस माइनस माइनस, -4 बराबर 4। ये 4 उधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? प्लस के। a बराबर 8 लिख दूं डायरेक्ट ही। देखिए बेटा, a का मान आ गया, d का मान आ गया अपने पास, ये दोनों मान आ गए। अब अपन को बताना है कौन सा पद शून्य है, यानी an का मान भी आ गया 0। क्या आ गया? 0। समझ में आया? चल, अब देखिए, an बराबर a+n-1 इंटू b। ओके, चलिए, an का मान कौन सा पद शून्य है? तो 0। a का मान 8, n का मान निकालना है, d का मान बेटा -2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, 8 को डायरेक्टली इधर भेजा दें, डायरेक्ट इधर आया तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, n-1, ये -2। ठीक है, n-1 का मान निकालूंगा, यह लिखकर n-1, तो माइनस के 8 के बटे माइनस के 2 पहुंच जाएंगे, माइनस माइनस
कट गया, दो दो, दो चौके 8, n-1 बराबर कितना आया 4, ठीक है, एक उधर जाएगा कितना आएगा 5, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा? अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, लिख दोगे अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, श्रेणी सही आंसर है ना, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा? आपने बोल तो दिया कि आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको साफ करो बेटा जल्दी फटाफट। समझाऊं क्या बेटा आपको, थोड़ा सा इसको समझा दूं? चलो समझा देता हूं बेटा, फिर भी थोड़ा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको आ जाएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन है आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को? 31वां पद ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसी टाइप से आप लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। आप क्या लिखोगे? 11वां पद यानी कि a प्लस 10d बराबर आ जाएगा 38 आपका, और 16वां पद a प्लस 15d बराबर आ जाएगा आपका 73। दोनों आप क्या आ जाएंगे? दोनों समीकरणों को आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे? सॉल्व। सॉल्व करके ए का और डी का मान निकाल लोगे। किसका मान निकाल लोगे बेटा? ए का और डी का। अब अपन को क्या निकालना है? अब निकालना अपन को इसका 31वां पद। तो 31वां पद क्या होगा बेटा? ए प्लस 30d। क्या होगा? ए प्लस 30d। निकाल देना डायरेक्ट, आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? ए का और डी का तो निकाल लिया था, एन की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 31वां पद निकालना है ना अपन को, डायरेक्टली निकाल देना आप। क्या आएगा? ए प्लस 30d, ठीक है, इससे आ जाएगा डायरेक्ट, एन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। उससे मत निकालना ए एन बराबर उससे, है ना, नहीं तो फिर उसमें रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा एक क्वेश्चन है आपका, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? क्या आपको आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, आ जाएगा कि करा दें? करा दें। चलिए ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट ही है क्या इसका? नहीं नहीं, एक और है, लास्ट है या और भी है इसके? और है इसके? चलिए पहले इसको देख लेते हैं, करते हैं फटाफट। क्या बोला है? इधर आइए, बात मत करो बेटा, इधर क्या बोला है? 10 और 250, 10 और 250 के बीच, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? कितने गुणज हैं, यही बोला है। हो गया क्वेश्चन? चलिए देखिए जरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे। 10 और 220 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? समझ में आया क्वेश्चन? देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की सूची लिख दो या श्रेणी लिख दो। 4 के गुणजों की श्रेणी, 4 के गुणजों की श्रेणी। देखिए बेटा राइटिंग का इश्यू तो नहीं है, बार बार पूछ रहे हैं, बता देना, नहीं बाद में बोलो राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी सर। देखिए जरा इधर देखो, ठीक है, 4 के गुणज 10 और 250 के बीच में, ठीक है, 10 और 250 के, 4 का गुणज क्या आएगा? यानी कि जो 4 के पहाड़े में आ रहा है ना, 12 आ जाता है, 12 से स्टार्ट होगा, 12 के बाद 4 4 जोड़ते चलो, 16 के बाद, 20 के बाद मत लिखो, जरूरत नहीं, डॉट 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 आ जाओ, डॉट डॉट। इधर देख लेंगे बेटा 250, लास्ट कितना है? 250, बीच में करना है, 250 नहीं, बीच में करना है। देखिए बेटा 250 है, क्या है? 250। पीछे के 2 से 4 से विभाज्यता क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट आपके किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब 250 से नीचे जाए 249, तो 49 तो नहीं होगा 4 से विभाजित। 248, 48 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? 48 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 248। हमने क्या स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलेगा, बीच वाले पद पता नहीं कितने होंगे, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है कि नंबर ऑफ 4 के गुणज, नंबर ऑफ 4 के गुणज निकालना है, नंबर ऑफ 4 के मल्टीपल कितने, वो निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये हो गया, श्रेणी बन गई आपकी। यहां निकाल दो बेटा, ए बराबर कितना? 12, डी बराबर कितना?
16 माइनस 12 करो कितना आएगा 4। ठीक है, an की वैल्यू आ गई आपके पास 248। क्या निकालना है, n फाइंड करना है। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल था, चिरकुट सा। आइए इसलिए an बराबर आइए a प्लस n माइनस 1 इंटू बी से फॉर्मूले में रख दीजिए। मान रखो जल्दी फटाफट, 248, a का मान 12, और क्या करें बेटा, n का मान भी रखें, क्या है निकालना है। अच्छा, d का मान 4। ओके लो 12 इधर भेजा दो, माइनस हो जाएंगे 12, कितना बचेगा, 12 घटेंगे कितना बचेगा 236। डायरेक्ट घटा दिए बेटा 236। ये कितना बचेगा n माइनस 1 4, n माइनस या करके n माइनस 1 का मान निकालूंगा मैं, तो 236 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा। कर दो बेटा, 4 5 20 और 4 नाम 36 है ना, 4 5 20 और 4 नाम 59। एक उधर जाएगा कितना हो जाएगा, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणा जे, क्या लिखोगे, अतः 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में 60 गुणा जे कितने हैं, 4 के 60 गुणा जे, ऐसा लिखना पड़ेगा, बीच में 4 के 60 गुणा जे, कितने गुणा जे बेटा, चलिए आंसर आ गया ना। चलो इसको साफ करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, बताना जरा, नेक्स्ट कौन सा है, पेज नंबर 72 पर है, 19वां। क्या आपको आएगा कि नहीं ये देखिए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग इसका है 400। पदों की संख्या एवं सार्वंतर पद ज्ञात कीजिए। आएगा कि नहीं आएगा, करवा दें, ओके करवा देते हैं। इसके बाद में कौन सा है बेटा, और बस एक ही है, अब कहाँ है इसके 30 नंबर वाला, अच्छा ये, चलो ठीक है ये कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन लिखें फिर इसको, क्वेश्चन लिखें, लिखना पड़ेगा। चलिए 19 वाला क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 72 पर, ये लिख भी दिया PN 72। चलिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन बोलना जरा, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, आगे और योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ना, पदों की संख्या एवं सार्वंतर पद ज्ञात ना, ठीक है हो गया। करते हैं सॉल्यूशन। क्या करें, पहले तो क्वेश्चन को देखकर सोचा करो कि इसमें करना क्या है, देखें क्या करें। चलिए मैं देखता हूं क्या करते हैं इसमें। पहले लिखो सिंपल सा दिया है, क्या लिखो, दिया है। कुछ समझ में ना आए तो ये देखो उसमें दिया क्या क्या है, क्या देखोगे उसमें दिया क्या क्या है। तुम बोलोगे दिया है हमारे पास प्रथम पद ए बराबर, क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया भैया 5, और क्या दिया, अंतिम पद भी दिया। अच्छा an बोल दो या l बोल दो, बात एक ही है। आपको बताया था अंतिम पद को al बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉरी n बोल सकते हैं, an बोल सकते हैं या फिर l बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। इसको इधर ही लिख देते हैं कॉमा, l या अंतिम पद पूरा ही लिख दो, अंतिम पद l बराबर कितना दिया है 45, और क्या दिया, योग, योग का मतलब होता है SN, SN दिया है 400, क्या दिया है 400। हमको निकालना है इसमें n और d, क्या निकालना है, n और d। देखिए जरा, चलिए चूंकि देखिए आपका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 a प्लस l। आपको बताया था ये कब होता है, अब हमारे पास यहाँ पर अंतिम पद दिया है, पदों का योग दिया है 400, क्या दिया है, पदों का योग दिया है 400, अंतिम पद दिया है 45, दिए तो हैं। अब हम इस पर ये जो आपका
सम निकालने का, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, एस एन बराबर देखिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, यही होता है, आगे एन बाई टू भी होगा, सॉरी हाँ, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। माइंड से स्किप हो गया बेटा जल्दबाजी में, ठीक है। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलिए ये होगा, ठीक है, ये होता है। उसका उसको ही अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए जरा, आइए फटाफट, इनका मान दिया है एन, हमको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, निकालते हैं। एस एन का मान क्या दिया है 400, जल्दी आइए फटाफट, एन का मान कितना निकालना है ना, डी का ए का मान कितना दिया 5, एल का मान 45, कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, 400 बराबर एन बाई टू इंटू 50, काटोगे 25, एन का मान निकालोगे 400 के बटे में कितना आएगा 25, 25 से डिवाइड करो इसको, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, क्या करोगे 25 से कम 25, एक बार गया, कितने बचे 15 बचे, कितने हो गए 150, 25 छक्के 150, लो 16, एन का एल का मान आ गया, वो एन का मान आ गया, एन का मान आ गया। चलिए अब अपन एल का एन का मान आ गया, अब अपन रख देंगे किसमें, चूंकि देखिए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सारे मान है अपने पास, उठा के इसमें रख दो सारे मान। एन का मान कितना दिया था 400, 400 ही दिया था ना, अंतिम पद 400 नहीं दिया था, 45 दिया था। बेटा गलती नहीं हो जाए जल्दबाजी में, देख लो जरा, ए का मान 5, एन का मान 16, बन ऐसा है। डी का मान निकालना है, 16 में से एक जाए कितना बचे 15, और 5 इधर आ गए, कैसे हो गए 40 बचे, कितने बचे 40 बचे, और इधर एक घटी गया 15 बचे, कितने बचे 15 डी। आप डी का मान निकालोगे, डी है डी का मान आप निकालोगे तो 40 के बटे में क्या आएगा 15, 40 के बटे में 15, जो कि कट नहीं रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा। देखो ऐसे ही छोड़ा है, आंसर ऐसे ही दिया है कि काट के दिया है, 5 अट्टे 40, 5 दिए 15, ऐसे दिया है क्या, बस इतना ही दिया। चलो डी बराबर 8/3, चलो अतः लिख देना आप, कौन कौन सा क्या क्या पूछा था वो लिख दो उसमें। अतः एन पद 16 है, अतः एपी का एन पद 16 है और सार्वंतर पद डी है। अतः लिख देता हूं मैं भी, एपी का एन पद 16, एन पद 16 तथा सार्वांतर पद कितना है बेटा, कितना 8/3, चलो है आंसर, ठीक है। चलो इसको साफ कर दो फटाफट, अगला देखो वो आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये वाला सवाल आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। 30, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए जल्दी से फटाफट देखो बेटा, टाइम नहीं, अभी तो चैप्टर नंबर 5 ही है, इसमें भी आपको एन की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, और एस की वैल्यू दे दी, एस एन की वैल्यू दे दी। आपको निकालना क्या है इसमें, 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी अभी निकाला, ऐसे डी निकाल देना, और फिर आप जानते हो 20वां पद ए प्लस 19 डी कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, सारी वैल्यू दी है, ए का मान दिया, ए एन का मान दिया, सॉरी एस एन का मान दिया, और क्या दिया बेटा, पहले डी का मान निकालना है, सारी वैल्यू दे दी, एन का मान भी दिया है, तो अपन क्या करना, पहले डी की वैल्यू फाइंड कर देना है जैसे अभी बताया था, और फिर क्या करना 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद होता है ए प्लस 19 डी, 20वां पद निकल जाएगा आराम से। ओके चल हो जाएगा ना। आते हैं त्रिभुज पर, किस पर, त्रिभुज, चलो इसको साफ कर देते हैं। त्रिभुज क्या है बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल्स, चलिए त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन ये देखिए, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं। क्वेश्चंस आपको पता है आपके कौन से हैं, लिखे हुए रखे हैं आपके पास, ठीक है, आपको पता है, इसमें बताना है, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियों में समरूप है या नहीं है। पहली जो आकृति आपकी बताइए समरूप है कि नहीं है। देखिए समरूपता की शर्त क्या होती है आपको पता है, उसके संगत कोण कैसे हो, संगत कोण समान हो, और संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपातिक हो। आपको इसमें देख रहे हैं संगत भुजाएं तो समानुपातिक हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसा नहीं है, समरूप नहीं है। आप उसमें लिखोगे रीजन में, ये समरूप नहीं है, क्योंकि एक पहला आकृति क्या है समचतुर्भुज है, और दूसरी क्या है एक वर्ग है, इसलिए इनके क्या है संगत कोण जो है बराबर नहीं है, क्योंकि जो वर्ग है उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कैसे होते हैं
और इसका अपन को पता नहीं कि इसके कौन कौन से कोण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा दूसरा वाला इसमें दिया हुआ है आपका, इसमें देखिए है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें संगत कोण तो बराबर हैं, एक आयत दिया है और एक वर्ग दिया है, दोनों के कोण तो पता है 90 डिग्री के, लेकिन इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक नहीं है, क्योंकि एक वर्ग है और एक कैसा है, आयत है। वर्ग की तो चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं और एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हैं, समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए बेटा, थेल्स प्रमेय का कथन पिछली बार आया था लेकिन फिर भी याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन रहने दो थेल्स प्रमेय का, क्या है, थेल्स प्रमेय बड़ी है और वैसे भी 2 नंबर में तो आने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 80 पर, देखिए पेज नंबर 80 पर, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा, करवा देते हैं इसको, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। बेटा वीडियो को रोकना जरा।